हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका सुवानी सर बच्चों और मैं आपके लिए लेके आया हूं वेक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। अब देखो बेटा, ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। अगर आप लोग नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं, नीट 2026, बच्चों को बेसिक वेक्टर नहीं आता है बेटा, और जिसके कारण आपके बहुत सारे क्वेश्चन अटक जाते हैं। नीट 2026, 2027 में 28 वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 11th क्लास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्लास 12। ठीक है बेटा, जेई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 12th वालों के लिए। और रिपीटर्स, इफ दे आर सीइंग दिस वीडियो बेटा, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों? वेक्टर बेटा इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि अगर आपको ये नहीं आता ना तो आपके सिंपल क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, तो आज इन पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करो बेटा, मैं 11th के लिए भी कंप्लीट वेक्टर्स लेके आऊं बहुत अच्छे से। तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। दो टाइप की क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक तो होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट वो तो स्केलर में भी होता है मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर में ऐसा अंतर क्या है बेटा, तो वेक्टर में होता है डायरेक्शन, बट स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। समझ में आया? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं बेटा। आप एक, अगर मान लो मैं स्केलर की बात करूं, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना पड़ता है, मैग्नीट्यूड। यूनिट और वो तो सब अलग की बात है, बट वेक्टर क्या होता है, वो चीज होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप मान लो एक मर्चेंट स्टोर पे गए, जनरल स्टोर पे गए फॉर एग्जांपल, आपने बोला उसको शक्कर दे दो। कितना आप बोलोगे भाई? 2 kg शक्कर दे दो। 2 किलो शक्कर दे दो। क्या तुम उसको ऐसा बोलोगे कि 2 किलो शक्कर वेस्ट डायरेक्शन में दे, 2 किलो शक्कर ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा चप्पल मार के भगा देगा भाई वो। क्या बोलोगे तुम? 2 किलो शक्कर दे दो सिंपली। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी का मैं एक तुमको बेसिक एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लो अगर मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूं तो तुम क्या बोलोगे? सर ये सर्कल पे आओ और उसके बाद 200 मीटर लेफ्ट ले लो, 200 मीटर चल के लेफ्ट ले। अब यहां पर आपने क्या करा, आपने एक वैल्यू बताई दैट इज मीटर, 200 मीटर, और लेफ्ट लेना मतलब कि आपने क्या बताया, डायरेक्शन। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ साथ चलते हैं वो होता है आपके पास वेक्टर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंट है वो होता है आपके पास स्केलर। एक और क्वांटिटी होती है दैट इज टेंसर। ये हमको सीबीएसई में पढ़ना नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। हैविंग डायरेक्शन as well as magnitude, but they don't follow लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, अब देखो हम इसको ना तो स्केलर बोल सकते ना तो वेक्टर बोल सकते, क्योंकि अगर वेक्टर होगा तो इट मस्ट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर स्केलर होता तो डायरेक्शन नहीं होती, तो भैया इसको ऐड करते हैं स्केलर की तरह बट ट्रीट करते हैं वेक्टर की तरह, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, टेंसर पॉइंट। ठीक है बेटा, अब आप समझना कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर used to define a direction, used to define direction whose magnitude is 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा? 1 आता है। अब जैसे सपोज आपको मान लो एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, दैट इज ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या। ठीक है बेटा,
अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को बोला जाए तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत क्रिस्प कंटेंट पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं नीट और क्लास 12th वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, क्लास 11th के लिए ये वीडियो नहीं बनाया मैंने। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो वो होता है बेसिकली ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब आई कैप क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली के कैप क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर से क्या बनेगा मेरे पास, ए कैप जो होता है ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप और प्लस में सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। नाउ दिस इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको बोलते हैं कॉस अल्फा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज नोन एज डीसीज, और ये हो जाता है कॉस बीटा, सिमिलरली ये हो जाएगा कॉस गामा। अब हमको एक रिलेशन याद होना चाहिए, इसको हम लोग एल एम और एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। आप प्रूफ भी कर लो, सेम ही आएगा तो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करूं कि अगर मान लो मैंने एक आर वेक्टर दिया था दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब अगर मान लो मेरे को इसको प्लॉट करना है, तो भैया आपने आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस में कितना मूव करे, ए। तो बेटा अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अब देखो आप एक्स एक्सिस में कितना गए ए, वाई एक्सिस में कितना गए बेटा बी, मतलब यहां पर कहीं पर ऐसा है ना, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉमा बी। अच्छा, लेकिन जेड एक्सिस में भी चल के आ गए कितना, 0,0,सी। तो बेटा ये देखो आपके पास टोटल क्या बन जाएगा, ये वाले पॉइंट दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो वो होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है बेटा, अब यहां पर सुनना जरा ध्यान से, अगर आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा तो x1 y1 z1 क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर देखो अभी जो मैंने लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है बेटा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो बेटा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स are joined head to tail, then the closing vector in opposite sense gives resultant। ठीक है बेटा, सुनना ध्यान से जरा, अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा था ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसा था बी वेक्टर, अब हमको बोला कि भैया आप तो इन दोनों का रिजल्ट नहीं, तो सुनना, हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हो और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते हो तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 12th वालों को पढ़ा रहा हूं,
11th वालों को अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से देखना बेटा। तो यहां पर से देखो इसकी जो क्लोजिंग साइड, अब ये चल रहा था ऐसे, तो भैया ये देखो क्लोजिंग साइड को आपने ले लेना है ओपोजिट सेंस में। भाई एग्जैक्टली तो आप ऐसा बनाते, लेकिन क्लोजिंग साइड में क्या करते हैं, टेल से टेल को जोड़ते हैं और हेड से हेड को जोड़ते हैं। तो ये जो आर वेक्टर बनता है ये क्या दे देता है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है इसके बाद, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या बनता है, vectors are joined head to tail and the resultant will be in opposite sense। तो देखो बेटा, अगर मैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करता हूं, तो भाई आप समझो यहां पर बहुत सारे वेक्टर्स बना दो ऐसे करके, ऐसे करके मान लो बनते जा रहे हैं, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो अगर मैंने देखो ये रिवर्स वेक्टर बनाऊंगा, रेड कलर में बना देता हूं, अगर ये मैंने ऐसा रिवर्स वेक्टर बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ द ऑफ द ऑल द वेक्टर्स। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते थे आपके पास, ठीक है बेटा, तो आप उनको सेम सेंस में ज्वाइन करते जाओ। अच्छा, वेक्टर्स के बीच का एंगल कौन सा होता है बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, जो कि 180 से छोटा होगा। 180 से क्या लेना है बेटा, छोटा लेना है, क्योंकि देखो एंगल तो एक ये भी बन रहा है, आप बोलोगे सर ये भी कर दो, तो जब वेक्टर को टेल टू टेल आपने ज्वाइन करा है और जो एंगल 180 से छोटा बन रहा है वो हम लेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है बेटा, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो बेटा, मान लो एक वेक्टर ऐसा था ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपके पास ऐसा था बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी ए और बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो व्हाट वी विल डू कि भाई पहले तो बी को ऐसा शिफ्ट करो, पैरेलली शिफ्ट करो। तो अगर मैंने बी को पैरेलली शिफ्ट करा तो क्या ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही बनेगा। अब अब हम क्या करेंगे बेटा, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट। तो यह हमने क्या करा बेटा, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट, एंड वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर भी गिरा दिया। तो जो इसका सॉलिड डायगोनल होगा पैरेललोग्राम लॉ का, वो आपको क्या देगा, रिजल्ट। अब मैंने बोला ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि अगर ये ट्राइंगल आप देख रहे हो, भाई मैंने लिख दिया नाम पी क्यू आर एस। ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू आर एस को इफ यू आर सीइंग, तो बेटा आप ध्यान से समझना, क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू एस बराबर बी साइन थीटा, है ना। ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्यू एस बराबर बी साइन थीटा। सिमिलरली आर एस बराबर बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ सी द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस। अच्छा, तो आप देखो जरा ध्यान से, क्या आर स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज क्यू एस स्क्वायर, प्लस क्या लिख देंगे बेटा, पी एस का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां पर से देखो आप, आर स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ रहा है बेटा, 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है याद रखना, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आर बराबर क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ, देखो बी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, एक तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है भाई।
तो आर बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब ये दो वेक्टर को हटा के आप क्या लगा सकते हो, सीधे सीधे आर वेक्टर लगा दो जिसका मैग्नीट्यूड ये है। बट डायरेक्शन, अब डायरेक्शन की कहानी समझो ध्यान से भाई, हमको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ए के रिस्पेक्ट में अल्फा डायरेक्शन, तो भैया मैंने बोला फिर से देखो ट्रायंगल पी क्यू एस, तो मैंने बोला टेन अल्फा लिखो, तो टेन अल्फा क्या होगा, क्यू एस अपॉन में पी एस। टेन अल्फा क्या होगा, क्यू एस अपॉन में पी एस। तो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू एस कितना आएगा बेटा, बी साइन थीटा अपॉन में पी एस कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, दैट इज द टेन अल्फा। तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, एंगल, मतलब कि किस डायरेक्शन में आर लगेगा। समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा आपको याद रखने हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा आर बराबर ए प्लस। अब इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में था तो वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा बेटा, दोनों वेक्टर का सम। अरे आप एक कॉमन सेंस की बात समझो, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे थे और एक और पीछे से 5 न्यूटन लगा दिया, तो देखो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो भैया 15 न्यूटन का फोर्स आगे लगेगा कि नहीं लगेगा। बढ़िया, शाबाश। अब मैंने बोला इसको रख दो 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, a माइनस बी। अरे आप खुद सोचो, 10 न्यूटन इस तरफ, 5 न्यूटन इस तरफ, नेट फोर्स 5 न्यूटन इस तरफ। आया नहीं आया समझ में, बोलो यार, मजा आना चाहिए, एकदम क्रिस्प कंटेंट चल रहा है। अब देखो थीटा बराबर रख दो 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 कितना होता है, 0, तो आर बराबर कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। ठीक है बेटा, अब सुनना जरा, यह परपेंडिकुलर की ना एक कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। देखो भाई ध्यान से समझना, ये रिजल्टेंट कैसे बनेंगे, एक देखो, तो ये रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है। अब मैंने बोला अल्फा एंगल पे है, भाई ये क्या था आपके पास, बी, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है ना, और ये है ए। तो आप देखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम सीधे सीधे टेन अल्फा क्या लिखते हैं, बी बाय ए। अरे बोलो यार, अरे जिसके साथ निकालना चाहो उससे निकाल लो, बीटा निकालो, टेन बीटा बराबर क्या बन जाएगा, ए बाय बी। बोलो कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है बेटा, अब सुनना, एक और याद रखना है अपने को, दैट इज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये बहुत ज्यादा बार यूज हो जाता है नीट में, डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए मैं दे रहा हूँ। कॉस 20 बराबर हो जाएगा बेटा -1/2। ठीक है, तो यहां पर से देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 120 डिग्री। तो व्हेन यू विल पुट, यू विल गेट r बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाए। अगर a बराबर b है बेटा, a बराबर b है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। when two equal vectors act at 120 degree, resultant will be 1। मतलब अगर मान लो f है, ये भी f है, ऐसा समझ लो, इधर भी f लग रहा है, इधर भी f लग रहा है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट आ जाता है f, और वो आ जाएगा 60 डिग्री पे। समझ में आया बेटा, बस ये याद करने के लिए चाहिए। अब देखो सबसे मेन चीज, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी को बेसिकली आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ते हो कई बार। समझना बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर मान लो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, अब मान लो ऐसा दे रखा है कि इट इज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो आप क्या समझना, एक चीज याद रखना कि हमको एक थंबनेल याद रखना है कि जिसके साथ एंगल जिस एक्सिस के साथ एंगल, उसके साथ क्या ले लोगे, कॉस कॉम्पोनेंट, उसके साथ आ जाएगा क्या, कॉस कॉम्पोनेंट, और जिसके साथ नहीं है तो बाकी का बचा हो जाएगा साइन कॉम्पोनेंट। अब आप देखो ध्यान से,
भैया मैंने इसको अगर तो पार्ट में तोड़ा तो क्या एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था थीटा, तो ये कितना बन जाएगा ए कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा बेटा ए साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये आपको ऐसे याद रखना है। अब कभी मान लो आपको ऐसे 2-3 वेक्टर भी दिए जा सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूं, कुछ भी मत करो। देखो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको करता हूं कि मान लो ये 5 न्यूटन का एक फोर्स इस तरफ लग रहा है एट एन एंगल ऑफ, आपसे बोल देगा कि भैया 37 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप देखो क्या लिख दोगे, 5 cos 37 इस तरफ, इधर बना लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर बना लेते हैं वाई एक्सिस। तो इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, देखना जरा, जो पॉइंट है उस पॉइंट से ही कर देना, ये आ जाएगा 5 sin 37 डिग्री। और मान लो एक फोर्स इधर लग रहा था 5 न्यूटन का ही, बट एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, तो यहां पर से देखो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा 5 sin 53 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा 5 cos 53 डिग्री। अब आप देखो मैंने सीधे प्लस लिख दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी मैंने आपको पढ़ाया जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ए प्लस बी बन जाता है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कमेंट में जरूर बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू में साइन 37 को हम लिखते हैं 3/5, और यहां पर से आप देखना नेट क्या बनेगा 5 इंटू में cos 37 होता है 4/5, प्लस में cos 53 होता है 3/5। नीचे की तरफ आपके पास क्या बनेगा 5 इंटू में 4/5। अब आप देखो चाहो तो मैं ये वाले वेक्टर का आपको वेक्टर फॉर्म लिखता हूं। तो भैया देखो ए एक्स एक्सिस में कितना चले ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, प्लस में ए साइन थीटा जे कैप। बोलो हाँ कि ना। अगर मैंने बोला था मान लो इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर और इसको लिख लेते हैं बी, तो भैया ए वेक्टर अभी के लिए आपके पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से जरा, 5 cos 37 आई कैप दैट इज 4/5 आई कैप, प्लस में 5 इंटू 3/5 जे कैप। तो भैया ए वेक्टर कितना बन गया आपके पास, 5 से 5 काट दो, ये बन जाएगा 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप। अभी मैं आपको नॉर्मल वेक्टर एडिशन भी बता दूंगा। अब देखो बी वेक्टर लिखता हूं, तो बी वेक्टर क्या बनेगा, देखो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है 5 cos 53 दैट इज 5 इंटू में 3/5 आई कैप, जे कैप में नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, तो माइनस का 5 इंटू में 4/5 जे कैप। तो यहां पर से देखो बी वेक्टर बराबर क्या बन रहा है मेरे पास 3 आई कैप माइनस 4 जे। अब हमको तो रिजल्टेंट निकालना था, अरे हमको क्या करना था, रिजल्टेंट निकालना था। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दो, क्या जाएगा रिजल्टेंट। तो भैया देखो ध्यान से जरा, ये बन जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, प्लस में 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 7 आई कैप माइनस जे कैप। बोलो यार बेटा कितना बना 7 आई कैप माइनस जे कैप। अब इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो देखो 7 बनेगा हॉरिजॉन्टल में, 1 बनेगा वर्टिकल में नीचे की तरफ। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया एंगल बताओ विद दी एक्स एक्सिस, तो tan अल्फा बराबर क्या लिख दोगे 1/7। बोलो भाई आया नहीं आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन लेके पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाया, समझ में आया बेटा। आगे चलते हैं, सबसे पहले आता है डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ना होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा किसी को लगता है कि सर इसके क्वेश्चंस भी कराओ, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, तो बेटा आप इस वीडियो पे कमेंट करना, अगर आपको कमेंट आया तो मैं गारंटी से क्वेश्चंस का भी वीडियो डाल दूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। जब भी देखो दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके हमको स्केलर क्वांटिटी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करके हमको स्केलर क्वांटिटी चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट का। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। क्या लिखते हैं बेटा, ए बी कॉस थीटा। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल आंसर क्या बनता है बेटा, स्केलर। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, कॉस थीटा कब 0 होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब कुछ याद आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन 0 क्यों होता है, क्योंकि आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा ऊपर की तरफ, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर 0 आएगा।
समझ में आया? इसलिए द वर्क डन ड्यू टू द टेंशन इज जीरो इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बोलो यार बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये वाला पॉइंट तुमको पता था? क्या ये वाला पॉइंट तुमको क्लियर था? अरे अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स देखता हूं, अगर एक ऐसा चार्ज पार्टिकल देखता हूं, तो उसके कारण वर्क डन कितना लिखता हूं? जीरो। और वर्क डन जीरो लिखने का रीजन यही है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको लिख के दे देता हूं। ए वेक्टर बराबर मान लो लिख दिया मैंने A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है बेटा? और बी वेक्टर इज गिवन एज A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है बेटा? अब आपको बोला गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए, तो यहां पर से आप देखिए ये सिंपल बन जाता है बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला दे दूंगा तो अगला वाला बहुत आसान लगेगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अभी मैंने मान लेता हूं कि भाई A1 आपको दिया हुआ है A1 आई कैप B1 जे कैप। ठीक है? और बी वेक्टर आपको दे रखा है A2 आई कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप। मैंने बोला पहले आप नॉर्मली मल्टीप्लाई, भैया देखो A1 का दोनों के साथ होगा तो A1 A2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस में A1 B2 आई कैप डॉट जे कैप। बोलो यार, प्लस में B1 A2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस में B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप। अरे ऐसे ही के वाला भी होता तो के वाले में भी मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत थी क्या? ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहा हूं ब्रैकेट के साथ। अब ध्यान से देखो, तो ये दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट, भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, मैंने आपको बता चुका हूं। अब आप देखो आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। अब आप यहां पर देखो आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या बनेगा? 1 इंटू में कॉस 0 डिग्री। तो ये कितना आता है? 1। मतलब कि ये क्या बचेगा? सिर्फ A1 A2। अब आप ध्यान से देखना, आई कैप डॉट जे कैप की बात करता हूँ बेटा, आई गेस मैं अड़ रहा हूँ आपको। तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस 90। ये हो जाता है 0। तो भैया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि जे डॉट आई है। तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ प्लस में B1 B2। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है? नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स वेक्टर प्रोडक्ट। क्या देखेंगे बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज यूज्ड बाय, इसके ऊपर बेस्ड है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो बेटा, सबसे पहली बात, इसका जो भी रिजल्ट आता है वो कैसा आता है बेटा? वेक्टर रिजल्ट। कैसा आता है? वेक्टर रिजल्ट। और ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लो ये आ रहा है सी वेक्टर की तरफ, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप देखो जहां पर भी हमको जहां पर वेक्टर रिजल्ट आने वाला होता है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टाउ वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। याद आया बेटा? ठीक है? तो इस तरीके से जहां पर भी हमको वेक्टर में रिजल्ट चाहिए हम क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल। अब मान लो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस में B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप। अब बी वेक्टर आपको दिया हुआ है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है बेटा? अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना, तो ये क्या बनता है बेटा? आई कैप माइनस जे कैप एक फॉर्मूले का होता है के कैप A1 B1 C1। जो पहले आ रहा है, पहले क्या लिख रहे हैं? ए, तो पहले ए के लिख दो, फिर क्या आ जाएगा? A2 B2 C2, क्योंकि बाद में कौन है? बी है।
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखो आई कैप इंटू पहले, अब ये वाली रो को छुपा दो ऐसे पे, तो भैया ये क्या बनेगा B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2 माइनस जे कैप इंटू में A1C2 माइनस A2C1 और प्लस में के कैप इंटू में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बेटा, ये इसका फाइनल रिजल्ट बनता है। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप इंटू, अब देखो आई के कोएफिशिएंट में कौन है, ए, मतलब ए नहीं आएगा, सिर्फ क्या लिखोगे BC माइनस BC और माइनस का जे कैप इंटू में, अब इसके कोएफिशिएंट में कौन है, बी है, तो बी नहीं आएगा, AC माइनस AC और प्लस में के कैप इंटू में यह आ जाएगा AB माइनस A। अब बस लिख दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 खत्म। अरे आया नहीं आया, बोलो रे भाई, बहुत ही शानदार चीज है, सिंपल तरीके से बताया। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दिया है किसका बेटा, वेक्टर्स का ओवरव्यू, है ना। आप इसको सारी चीजों में अप्लाई करने के लिए कम से कम ये आना चाहिए, ये आएगा तो आपका काम बनेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये वेक्टर्स का सेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको कोई और भी पार्ट ऑफ फिजिक्स ऐसा लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और आपको बेटा उसका वीडियो गारंटी से मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट।